Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को और एक बेहतरीन डिस्कशन होगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आप लोग आ जाइए पहले। बहुत बढ़िया। 5 जुलाई को तो बहुत मुश्किल है। बाकी सीटेट की वेबसाइट रात और दिन मुझे लग रहा है अपडेटेड ही होती रहती है। पिछले 2-3 दिनों में कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ चेंजेस कर रहे हैं, है ना। कभी नीचे से एक वो हटा रहे हैं। आज पेपर दूसरा भी अपलोड हुआ है, तीसरा भी अपलोड हुआ है ना। तो चीजें तो एक्टिव हैं, बस कोई एक डिसीजन का आई थिंक ये लोग वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं वो कब तक होता है और जैसे ही हमें पता लगेगा वैसे ही हम एक्शन लेंगे, है ना। या तो पढ़ाई बढ़ाएंगे या तो नॉर्मल तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ना तो जरूरी है, नहीं तो जितना पढ़ा है वो भी भूलने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनका धन्यवाद। ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न स्क्वाड। अगर आप सर्च करते हैं वहां ये लिख करके तो 1,22,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं वहां। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आ जाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का समय लेके तब बढ़ेंगे आगे। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस थोड़े अच्छे ही होंगे। हाँ, नहीं पक्का और बिना पक्का का तो नहीं पता, पेपर का अभी कोई कुछ कह ही नहीं सकता और होना नहीं चाहिए कायदे में, क्योंकि अगर होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी यार। सेफ्टी का इतना सारा इशू है, इतने सारे लोग हैं, अभी भी वेबसाइट डाउन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। चलिए फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ये सब चीजें जब होंगी तो मैं बता ही दूंगी आप लोगों को। बहुत बढ़िया जी। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, कल एक क्वेश्चन था जिसमें हमने डिस्कस किया था वो 2 ग्लास वाला, और उसमें आंसर था डीसेंटरिंग, मतलब डीसेंटर करने में प्रॉब्लम है बच्चे को। तो आप में से कई लोगों का मैंने बाद में कमेंट पढ़ा कि उसमें रिवर्सिबिलिटी क्यों नहीं हो सकता। रिवर्सिबिलिटी आएगी ही पहले। डीसेंट्रेशन का मतलब है बच्चे ने सिर्फ उसके हाइट वाले पोर्शन पे क्या किया हुआ है, पूरा फोकस किया हुआ है, पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, बाकी एस्पेक्ट वो देख नहीं पा रहा। रिवर्सिबिलिटी का जब क्वेश्चन पूछता है तो जनरली आपसे इस तरीके से छेड़ेगा कि फॉर्म चेंज होने की बात, पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ पानी बन सकती है, या फिर अगर वो डिसेंटरिंग नहीं होता तब हम एक बार को चले जाते, क्योंकि डिसेंट्रेशन बहुत जरूरी है, अलग अलग एस्पेक्ट से देखना बहुत जरूरी है। रिवर्सिबिलिटी भी तभी हो पाएगी। तो आंसर जो था उसका वो डी था। ठीक, मतलब डिसेंटरिंग। तो उसमें कंफ्यूज ना हो अगर आपको रिवर्सिबिलिटी मिला है इधर उधर तो। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशंस, और किसी ने डिसलेक्सिया और डिस्प्लेक्सिया में अंतर पूछा था, वो भी मैं लास्ट में बताना भूल गई थी, तो आज बता दूंगी, याद दिला दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशंस कैन नॉट बी derived from Piaget's theory of cognitive development। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उससे कौन सी एक बात को आप साबित नहीं कर सकते, या पियाजे किस एक बात को सही नहीं मानेंगे इन 4 ऑप्शंस में से, बताएं एक बार। हाँ, वो अलग ही होंगे शरण जी, क्योंकि कौन क्या कराता है पता नहीं, बट मैं वेरीफाई कराती हूँ। एटलीस्ट सीडीपी में तो अब हम इस लेवल पे हैं कि टच करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर ए है सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, क्योंकि वो किताबों वाले आंसर्स नहीं मैं कराती हूँ आपको, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न मतलब बच्चों की रेडीनेस टू लर्न, मतलब बच्चे उस स्टेज पे हों, मैच्योर हों उतने कि वो सीख पाए, इस चीज के प्रति आप संवेदनशील हो, उनको तब सिखाएं। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टेजेस में सीखने की बात प्याजे करते हैं। बिना मैच्योरिटी के आप नहीं सिखा सकते, यानी एक एज का होना जरूरी है ना। आप 2 साल के बच्चे को प्याजे नहीं पढ़ा सकते, मतलब आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा उसकी रेडीनेस टू लर्न के लिए, कि वो तैयार भी है अभी सीखने के लिए या नहीं। ठीक, तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि कैन नॉट पूछा है, और नॉट पूछेगा तो एकदम 3 इडियट वाले कान हम खड़े कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक्सेप्टेंस, बिल्कुल इस बात को प्याजे मान लेंगे, तो इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। डिस्कवरी लर्निंग, वो बात करते हैं एक्टिविटी से, यानी बच्चा क्या है, सक्रिय निर्माता है नॉलेज का, यानी एक्टिविटी करके सीख सकता है, ये बात भी गलत हो गई। सिर्फ बचा क्या हमारे पास, एक ही चीज बची है हमारे पास, उसको हम कह सकते हैं नीड फॉर या नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, मतलब मौखिक शिक्षण। आप वर्बली एक एक चीज बताएं बच्चे को, उस चीज पे प्याजे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। वो डिस्कवरी लर्निंग को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, या बच्चे की खुद की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा, उसका जो एक्सपीरियंस है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बजाय कि वर्बल टीचिंग के, कि आप वर्बली उसको ट्यूशन देकर के पढ़ाएं। ठीक है बात, तो आंसर जो है वो डी होगा यहां। क्लियर है ये बात। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ पियाजेस कॉन्क्रीट
ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट। ध्यान से पढ़िएगा, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक, एक्सेप्ट। बात हुई थी मेरी और आपकी कल, और रोज होगी लगभग पेपर तक, कि नॉट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो। बहुत ही ध्यान से ऐसे कान खड़े करके और तब आंसर करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहला है रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावी, इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमन तक, स्पेशल थिंकिंग यानी स्थानिक चिंतन या दैशिक चिंतन भी कह सकते हैं, लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण का अभाव। अभी कोई कंफर्म नहीं है सीटेट, फटाफट से बताइए। देखिए क्वेश्चन फिर से ठीक से पढ़िए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ पियाजेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। याद करिए थोड़ा सा, SPCF 4 स्टेजेस हैं पियाजे की, है ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। जो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11 वर्ष, इसकी कौन सी एक चीज नहीं होगी इसमें, एक्सेप्ट लिखा है, देखिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ पियाजेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट। सभी हिस्सा हैं पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के सिवाय, किसको छोड़ के? रिवर्सिबिलिटी तो आ जाती है भाई, बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, कंजर्वेशन आ गया, रिवर्सिबिलिटी आ ही गई होगी, ठीक। इंडक्टिव रीजनिंग मैंने आपको बताया हुआ है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है लॉजिक, कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के, और नोन टू अननोन आप ले जा सकते हैं बच्चे को। इंडक्टिव रीजनिंग जो आज उधर जुड़े हुए थे केवीएस के बैच में, आज ही समझा था बिल्कुल। और स्पेशल थिंकिंग, स्पेशल थिंकिंग होता है कि आप बच्चे को मतलब वो स्पेस से रिलेटेड चीजें जान सके। स्पेस मतलब वो वाला स्पेस नहीं, हालांकि उसके भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अगर आप 3rd 4th की बुक भी उठा करके देख रहे हैं तो 5th तक। इसके अलावा वो थोड़ा दिशाओं का ज्ञान या मैप की आप उसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, शेप एंड फिगर्स जो है उनके बारे में आप समझा सकते हैं। इस एज में बिल्कुल ठीक है ये बात, ठीक, क्लियर है बात? 4th 5th का बच्चा होगा। लैक ऑफ कंजर्वेशन, ये तो मामला खराब हो जाएगा। लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कंजर्वेशन को अचीव कर लेता है बच्चा इस स्टेज में। वो ये समझने लगेगा चाहे अगर 200 ml है तो 200 ml ही रहेगा, चाहे पतले ग्लास में डालो चाहे आप चौड़े में डाल दो, यानी साइज और शेप के चेंज होने पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ये तो CCS तो आ जाता है ना इसमें, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लगाते थे ना बड़े और छोटे के अनुसार, या फिर विभाजित करना कैटेगरीज में, वर्गीकृत करना, और आपका संरक्षण, कंजर्वेशन। मतलब अब वो इस चीज पे नहीं कंफ्यूज होगा कि आप उसको 10 का नोट देंगे और एक एक के 5 सिक्के देंगे, तो अब वो एक एक के 5 सिक्के नहीं लेगा कि वो 5 हैं, अब वो 10 का नोट लेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। धन्यवाद आकाश, आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आई और आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ट्रू लिखा है, ट्रू। कौन सी बात सही है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के रोल के बारे में? एक बार पढ़ के आंसर कीजिए। पहला है, द रोल ऑफ एनवायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड वेयर एज द इम्पैक्ट हेरिडिटी कैन बी ऑल्टर्ड। मतलब एनवायरमेंट का रोल जो है वो फिक्स है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता, और हेरिडिटी जो है वो ऑल्टर की जा सकती है। ऐसा होता तो मैं अपनी हाइट तो बढ़वा ही लेती जाकर के कहीं ना कहीं, है ना। मतलब मैंने कहा थोड़ा सा जीन्स में चेंज कर दो, थोड़ा हाइट बड़ी कर दो, वो वाले जीन्स चाहिए, है ना, हो नहीं पाता। फिर है, द थियरीज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जो थियरीज हैं बिहेवियरिज्म पर बेस्ड, वो नेचर की बात करती है, यानी व्यवहारवादी हेरिडिटी की बात करते हैं। देखो नेचर और नर्चर का यहां मतलब है, नेचर मतलब हेरिडिटी और नर्चर मतलब एनवायरमेंट। शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे। अब देखते हैं सी ऑप्शन, द रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि जो प्रभाव है आनुवंशिकता और पर्यावरण का, वो अलग अलग विकास के क्षेत्रों में अलग होता है। फिर है डी ऑप्शन, द पॉलिसी ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी नहीं है, ऑल्टर नहीं कर सकते आप। हेरिडिटी फिक्स्ड है, स्टैटिक फैक्टर है, हेरिडिटी में बदलाव संभव नहीं है। एक बार आपका जो पूरा वो जायगॉट है, जो आपका पूरा जो आपको फॉर्म होना था एक तरीके से, आपका डीएनए आरएनए बदलेंगे थोड़े ना बाद में, ठीक। अगर मैं बात करूं द थियरीज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, तो एक बात याद रखिएगा, व्यवहारवाद की अगर मैं बात करूं तो व्यवहारवादी एनवायरमेंट पे फोकस करते हैं, उनको हेरिडिटी से मतलब नहीं है। तभी जेबी वॉटसन कहते हैं कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं उनको कुछ भी बना सकता हूं, चोर, डॉक्टर, सिपाही, जो आप चाहें, ठीक। दैट मीन्स उनको हेरिडिटी से, उनको जीन्स से मतलब नहीं है, वो पर्यावरण से कुछ भी बना देंगे। तो इसलिए खत्म कहानी, ठीक।
यही है कि रिलेटिव इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी। कुछ क्षेत्र में आनुवांशिकता ज्यादा प्रभावशाली होती है, कुछ में आपका पर्यावरण। भाई आपकी हाइट, आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपका बॉडी टाइप, ये सब क्या है, ये हेरिडिटी से प्रभावित है। आपकी एजुकेशन, आपका न्यूट्रिशन, ये सब किससे प्रभावित है, एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होंगे। होंगे दोनों से, लेकिन ज्यादा किसी क्षेत्र में कोई हावी होगा, किसी क्षेत्र में कोई और। ठीक, तो सी ऑप्शन, सिंपल बात। पर्यावरण जो है वो डायनामिक होता है, परिवर्तनशील, हेरिडिटी फिक्स होती है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 4 पर चलिए, एक बार देख लीजिए। देखिए एक बार, आज नाम नहीं ले रही हूं किसी का भी, थोड़ा सा ध्यान से देखो क्वेश्चंस। आउट ऑफ 11, जस्ट 11 क्वेश्चंस हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस हैं। 11 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, 11 आउट ऑफ 11 लाओ, फिर नाम लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, कोरोना और ना ही हो एग्जाम ऐसे कोरोना में तो भैया सही ही है, कोई बुराई नहीं है। सही बोल रहे हो प्रियंका, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मस्त आपकी 1080p पे वीडियो चल रही है। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इतने में पानी पीती हूं। धन्यवाद हेमंत। देखो पेपर तो होगा आज नहीं तो कल, तैयारी धीरे करो, ज्यादा करो, कम करो, बट करते रहो। देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की बात करें अगर, तो कौन सी एक विशेषता होगी, कौन सा एक फीचर होगा। अभी कोहलबर्ग को पढ़ाया हमने 2 4 6 एक हफ्ते पहले, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगॉस्की तीनों की थियरी की थी बिल्कुल यही यूट्यूब पर। ठीक, पहला ऑप्शन है वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, मतलब स्टेजेस बदलती रहती हैं। कोई भी जो स्टेजेस देता है वो बदलने के लिए नहीं देता, वो फिक्स होती हैं। भाई पियाजे की स्टेजेस आप बदल दोगे कि 2 से 6 नहीं है तो 2 से 8 वर्ष होगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो जो स्टेजेस हैं वो फिक्स होती हैं हमेशा, बनाई इसलिए जाती है, नहीं तो वाइगॉस्की की तरह कह देंगे कि एज मैटर नहीं करती। फिर है स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेस होगा एंड नॉट जनरल पैटर्न। सभी के लिए सामान्य नहीं होती स्टेजेस, पूरी दुनिया के लिए सामान्य होंगी। अगर स्टेजेस का मतलब ही ये है, ऐसा थोड़ी कि अपने बच्चों के लिए बना ली होंगी और बाहर वालों के लिए अलग होंगी, पॉसिबल नहीं है ना। प्याजे के बच्चों के लिए 4 स्टेजेस हैं, आपके लिए ना हो, कैसा लगेगा। फिर है यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। सभी संस्कृतियों में जो स्टेजेस हैं वो सामान्य हैं, यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, एक जैसी रहती हैं। सुंदर सी लग रही है बात तो। फिर भी देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन, स्टेजेस प्रोसीड इन अ नॉन हायरार्किक मैनर। नॉन हायरार्किक मैनर मतलब बढ़ते हुए क्रम में। स्टेजेस तो बढ़ते हुए क्रम में ही होती हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि आप डिग्रेड हो रहे होंगे। भाई मॉरलिटी जो है वो आपकी हर स्टेज में कुछ बेहतर हो रही है, जितना आपका संज्ञान कॉग्निटिव मैच्योरिटी बेहतर हो रही है उतना आपके मॉरलिटी वाले डिसीजंस बेहतर हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। मतलब ये हायरार्किकल हैं। तो आप देख रहे हैं हाईएस्ट स्टेज में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आपका, दैट मीन्स ये हायरार्की में ऊपर बढ़ती हुई जा रही है। जो स्टेजेस हैं उनका लेवल बढ़ता है ना हर स्टेज में, दैट मीन्स हायरार्किक हैं। तो नॉन हायरार्किक कहा है तो सही नहीं है। एक ही चीज सही है, यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। सभी संस्कृतियों में जो चरण हैं, जो स्टेजेस हैं वो सार्वभौमिक हैं, वो किसी में भी बदले नहीं जा सकते, चाहे वो भारत हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो आपका क्या वियना हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे जो भी हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिए एक बार, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन वन अनदर्स एक्सपर्टीज व्हाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन डैश क्लासरूम्स। मतलब कि अगर हम बात करें तो विद्यार्थी और छात्र जो हैं वास्तविक दुनिया की जटिल समस्याओं को एक दूसरे के, जहां जिसको ज्यादा विशेषज्ञता प्राप्त है, जो ज्यादा उस क्षेत्र में अच्छा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कुछ विद्यार्थी ऐसे अनुभव लेकर के आते हो कि कुछ क्षेत्र में वो ज्यादा अच्छा बता सकें, कहीं पर डिस्कस करना हो तो टीचर को। ठीक, तो मतलब टीचर और विद्यार्थी दोनों मिलकर के कोई एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कैसा क्लासरूम होगा? ट्रेडिशनल क्लासरूम है, पारंपरिक, वो तो डंडे वाला होता है ना, तो हट गया। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी। टीचर सेंट्रिक, जी नहीं, जहां दोनों इन्वॉल्व हैं वो टीचर सेंट्रिक नहीं होगा, वो चाइल्ड सेंट्रिक है। फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, बी और डी में से आप कंफ्यूज होंगे, फटाफट से आंसर कीजिए, 1 नंबर के लिए पूरा क्वेश्चन है। और लाइक शेयर ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ 2900 लाइक दिख रहे हैं और 5500 लोग लाइव हैं, बड़ी नाइंसाफी है। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया अपर्णा, क्या कह दिए हो? ठीक बात है सौरभ तिवारी। डी,
सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, सामाजिक रचनावादी कह सकते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स साथ में सामाजिक अनुभव के साथ मिलकर के आप सब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हुआ वाइगोस्की वाला। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन? व्हाट द हेल, पॉजिटिव नहीं होगा, पैसिव एजेंसी। अब ये पीडीएफ में भी पॉजिटिव ही लिखेगा क्योंकि पीडीएफ एडिट होगी नहीं, तो पैसिव एजेंसी मान लेना इसको, जो सेशन देखते हैं उनके लिए ठीक है। पैसिव एजेंसी यानी सकारात्मक नहीं, क्या निष्क्रिय कहेंगे पैसिव को, जो भी कहेंगे। ठीक, तो पैसिव एजेंसी है किसकी? सामाजिकरण की। दो प्रकार की एजेंसी होती है, एक होती है एक्टिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन और दूसरी होती है पैसिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या है? समाज के कुछ तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून होते हैं जिनको आप अडेप्ट करते हैं, जिन नॉर्म्स को, जिन वैल्यूज को, जिन रूल्स को आप जिस प्रोसेस में, उसको, उस प्रोसेस को सामाजिकरण कहते हैं। तो एक्टिव जो है हेल्थ क्लब होगा कि नहीं, फैमिली, इको क्लब या पब्लिक लाइब्रेरी? फटाफट से आंसर करो। कोई बात नहीं विकास, ठीक है, थैंक यू विपिन। आंसर कीजिए। इको क्लब नहीं होगा। इको क्लब में बच्चों को देखते नहीं हो स्कूल में दौड़ाते रहते हैं इधर से उधर कि ये वो ग्रीन वाला जो होता है जिसमें पूरा वो प्लांट और वो सारा करते हैं, तो इको क्लब में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, फैमिली ऑब्वियसली, हेल्थ क्लब बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि क्लब का मतलब है जहां सारे मेंबर्स इन्वॉल्व हों। अगर मैं बात करूं पब्लिक लाइब्रेरी की, तो पब्लिक लाइब्रेरी है सार्वजनिक पुस्तकालय। वहां आप जाते हैं, आपने एक बुक निकाली अपनी अलमारी से, जो भी आपने वहां एक कॉर्नर बनाया हुआ है या अपनी लेकर के गए, चुपचाप टेप लगा करके और बैठ गए और पढ़ रहे हो। मतलब वहां का एक तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून वहां भी है, एक सामाजिकरण वहां भी है, समाज वहां भी है, वहां भी लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन वहां का जो रूल और पूरा रेगुलेशन है वो आप इनडायरेक्टली ग्रहण कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं वहां सबसे। ठीक, तो ये होगा पैसिव सोशलाइजेशन, पब्लिक लाइब्रेरी। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से बड़ा पूछा जाता है, बड़ा फेमस है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक और दूसरा गौड़ यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राथमिक में हमेशा याद रखना फैमिली जहां आ जाए, जिस ऑप्शन में परिवार है वो प्राथमिक है, और सेकेंडरी में स्कूल। ये दो याद रख लोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकता और परिवार कभी भी सेकेंडरी नहीं हो सकता। सिंपल है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं याद रखना प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के लिए। क्लियर है बात? ये पूरे चैप्टर्स मैंने एक एक कराया हुआ है, जिन्होंने ना देखा हो यहाँ प्लेलिस्ट में चले जाना, नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के कंप्लीट कोर्सेज बनाए हुए हैं यहीं यूट्यूब पर ही। ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मानव विकास क्या है? क्वांटिटेटिव है यानी मात्रात्मक है, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक है, इमेजरेबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक निश्चित सीमा तक आप इसको मेजर नहीं कर सकते, या फिर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। बताइए एक बार। आस्था सिंह नाम तो ले लिया आपका, बताइए एक बार आंसर करके। सौरभी, बहुत दिन बाद दिखे आप आज। दोनों, बोथ है, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसमें ग्रोथ अपने आप ही शामिल है। ठीक, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग पॉजिटिवली? सकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। पहला ऑप्शन है फियर ऑफ फेलियर, यानी असफलता का डर। ये सकारात्मक है क्या? एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड्स कितनी ज्यादा स्टूडेंट्स में कॉमन है, यही है वो कहानी, फियर ऑफ फेलियर। तो ये तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। कंपटीशन विद पीयर्स, कंपटीशन विद पीयर्स मतलब जो कि बहुत ही कॉमन है कि भाई शर्मा जी के बेटे के इतने आए, बेटी के इतने आए, तुम्हारे भी इतने आने चाहिए, और आप भी खुद लगे पड़े हैं कि देखो मैं तो उससे कितना अच्छा हूं, है ना। फिर मीनिंगफुल एसोसिएशन या प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लर्निंग जो है वो ये कभी भी, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आप इन तीनों के साथ नहीं जा सकते, ये आपको बहुत लंबी दूर तक नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक, अगर कर भी रहे हैं अगर आपको ये प्रभावित, तब भी पहली बात तो ये नेगेटिव है, और थोड़ा बहुत अगर आप मोटिवेट हो भी गए इन बातों से तो ये लंबी रेस में नहीं जाएंगे, आप एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। तो सी ऑप्शन है मीनिंगफुल एसोसिएशन, यानी सार्थक सहचर्य। कैसे मीनिंगफुल एसोसिएशन? कैसे? आप जो भी सीख रहे हैं
उसको अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ें जीवन से, रियल लाइफ से। जब हम ये क्वेश्चंस करते हैं, हम जस्ट क्वेश्चंस नहीं करते, हम समझते हैं कि हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे थियोरीज को। एग्जाम्पल्स भी वैसे ही होते हैं, मतलब आप मीनिंगफुली जोड़ पाए। जब आप सीख रहे हैं तो अर्थपूर्ण ढंग से सीखें, ऐसा कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहता है, यानी रचनावाद। ठीक है, किसी एक सेशन में की पॉइंट्स करेंगे पेडागोजी के, जो की टर्म्स होते हैं, उसमें ये चीजें बड़ी काम आएंगी, डिस्कस करेंगे। अभी पेपर का फाइनल हो जाने दीजिए, ये बिल्कुल पेपर से पहले वाली चीज है, बिल्कुल जब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टर्म इज ऑफन इंटरचेंजेबली यूज्ड विद द टर्म मोटिवेशन। मोटिवेशन के साथ कौन सा एक टर्म है जिसको इंटरचेंजेबली, परस्पर, मतलब उसकी जगह पर कई बार यूज कर लेते हैं, मोटिवेशन की जगह पर या साथ में? बताइए एक बार। थैंक यू महिबुल इस्लाम, आंसर कीजिए। इंसेंटिव, इमोशन, नीड, इंस्पिरेशन, क्या? नीड नीड नीड, गुंजन कह रही हैं। ठीक है जी, लॉक कर दिया। गुंजन बात ठीक है आपकी, जो नीड है, बोला जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, यानी आपको आवश्यकता है, जो कि हमारे यहाँ तो बहुत ही कॉमन है, एटलीस्ट पढ़ने वाली उसमें, है ना, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे होते। तो क्या होता है कि जब एग्जाम होता है तब तो हम जग जाते हैं, बाकी हम सोते रहते हैं, है ना, फिर एग्जाम के टाइम पे ढूंढते हैं लेट्स लर्न। ठीक, तो खैर ये मजाक की बात है। नीड यानी आवश्यकता जब होती है, हमें कोई एग्जाम क्लियर करना है, कुछ और है, मतलब नीड से मोटिवेशन आती है। नीड जो हमने साइकिल में भी समझा था मोटिवेशन की, NDA, नीड, ड्राइव, अराउजल, और फिर गार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट ऑफ गोल और रिडक्शन इन अराउजल। तो ये 6 स्टेजेस हैं किसमें? मोटिवेशन की साइकिल में। क्लियर हो गई बात यहां तक की? ओके, योर वॉइस इज सो स्वीट। आपका तो नाम भी नहीं रखा, फिर भी नाम लेने के लिए कह रहे हो, ये भी कोई नाम है? क्वेश्चन नंबर 10 है आज के लिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। थियरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फेसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब सोशल लर्निंग, एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका सोशल लर्निंग से। सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम जल्दी से नाम बताओ किसने दिया था? सीटेट में आता है एक क्वेश्चन फॉर श्योर। ना ना मुन्ना ना, यहां जो आंसर है वो एल्बर्ट बेंड्यूरा है। ठीक है, बेंड्यूरा ने दिया है सामाजिक लर्निंग। मतलब क्या? सामाजिक अधिगम, जो इमिटेशन की वो बात करते हैं, अनुकरण करके सीखता है बच्चा। मैंने कबीर सिंह का कल एग्जाम्पल भी दिया था, ऑब्जर्व करके सीखता है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट की बात की थी, वाइकेरियस लर्निंग की बात की थी। मतलब सामाजिक अधिगम किस चीज पे फोकस करेगा? नेचर मतलब होता है हेरिडिटी, जहां भी आपको साइकोलॉजी में नेचर दिखे ज्यादातर केसेस में, तो हेरिडिटी। नर्चर मतलब एनवायरमेंट, पर्यावरण। ठीक, क्या होगा? ए, गलत कर रहे हो। सी, कुछ भी, तुक्का। प्याजे थोड़ी हैं जो अडेप्टेशन की बात करेंगे, तुक्का मत लगाओ। देखो एक बार, देखते हैं। देखो, सोशल लर्निंग का तो मतलब ही हुआ ना, समाज से सीख रहे हो आप, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो समाज में, उसको देखकर इमिटेट कर रहे हो। अटेंशन जा रही है आपकी, रिटेंशन हो रहा है, फिर आप रिप्रोडक्शन कर रहे हो, देन रीइंफोर्समेंट। दैट मीन्स नर्चर, एनवायरमेंट से आप सीखते हो। आप जिस तरीके के गाने सुन रहे हो, जिस तरीके की मूवीज देख रहे हो, आपका बच्चा जिन लोगों के साथ रहता है, प्रभाव पड़ता है उस चीज का। दैट मीन्स समाज से हम सीखते हैं और देख करके सीख सकते हैं हम, ऐसा बेंड्यूरा कहते हैं। तभी तो हमने 18+ का टैग लगाया हुआ है ना कुछ मूवीज पे कि भाई 18 साल से बड़े लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है जो आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में आप रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रिया। तो आंसर बी होगा, नर्चर पर बेस्ड है ये, एनवायरमेंट पर, ना कि नेचर पर। नेचर पर कौन बेस्ड है? प्याजे मान जाएंगे नेचर को, हालांकि एनवायरमेंट को भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, बट वो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक्टिविटी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस। भाई जो अधिगम करता है वो नहीं सीख सकता अनटिल एंड अनलेस, कब तक? लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, धन्यवाद बंटी यादव। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। मतलब तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उनको सामाजिक आवश्यकताओं के लिए जागृत ना करें। सबको अपनी बढ़िया, समाज की तो बाद में ही सोच रहे हैं सभी। फिर है, दे नो दैट द मटीरियल बीइंग टॉट विल बी टेस्टेड इन नियर फ्यूचर। टेस्टेड, टेस्टेड लिख दिया, ये तो गलत हो गया। ठीक, फिर इसके बाद दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न, जब वो सीखने के लिए तैयार हो, या फिर दे आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग इन स्कूल्स बाय देयर पेरेंट्स एट होम ऑन अ डेली बेसिस। व्हाट डू यू से? लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कर दीजिए।
इतनी हिंदी ट्रांसलेशन सही करा दो मैम, जतिन कह रहे हैं। जतिन करा देंगे यार, अभी कोई ट्रांसलेटर को रखा नहीं हुआ है, ये मैं बहुत जुगाड़ के तरीके से इसको करती हूँ, बहुत तेजी से, और किसी किसी क्वेश्चन में देख भी लेती हूँ, किसी किसी क्वेश्चन नहीं देख पाती हूँ। कराएंगे, लेकिन करा देंगे, अगले 10-15 दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी। हिंदी में तो मैं ट्रांसलेट करती हूँ ना, उस पर भरोसा कर लिया करो थोड़ा। दे आर प्रिपेयर्ड टू लर्न, देखो ये पियाजे भी मानते हैं, ये आपके थॉर्नडाइक का भी लॉ है। पियाजे का जो है वो डिफरेंट है, वो मैच्योरिटी की बात करेंगे तब आप तैयार होंगे सीखने के लिए, और थॉर्नडाइक कहेंगे भैया जब तक जो एनवायरमेंट है वो आपने वैसा नहीं बनाया जहां बच्चा रेडी हो सीखने के लिए, तैयार हो, तत्पर हो, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, बच्चे नहीं सीखेंगे। मतलब आप क्लास में बिठा तो सकते हैं किसी को जबरदस्ती, बट अगर वो तैयार नहीं है मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, तो नहीं सीखेगा। ठीक, धन्यवाद मीनू। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो तब तक नहीं सीख सकते, सिंपल बात। आउट ऑफ 11, हाँ सुमन जी आ जाएगा अगले 10 दिन में, काम चल रहा है अब पर, दोबारा से काम चल रहा है अभी, क्योंकि आप लोग हैं इतने सारे, क्योंकि मुझे पता है वो सर्वर क्रैश कर जाएगा अगर उस पर अच्छे से काम नहीं हुआ तो। आउट ऑफ 11 कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए वो आप बता के जाइएगा। और एक चीज मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, डिसलेक्सिया, और लाइक शेयर भी करके जाइएगा, शेयर ना भी करें तो लाइक तो जरूर करके जाना है, ठीक है? अरे कुछ भी करके चले जाना है यार, मेरा काम है कहने का, मतलब ठीक है, ये मेरा फ्लो बन गया, अब याद रहता है बोलने में। ठीक, ये जो है यहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, पीडीएफ डेली अवेलेबल हो जाती है। और एक चीज बतानी थी मुझे, एक तो वो डी सेंटर वाला मैंने क्लियर कर दिया है, उसमें रिवर्सिबिलिटी जहां भी दिया हुआ है, जो भी चैनल पे कोई पढ़ाए या कोई बुक में, वो गलत है, ठीक है? खैर ये मेरा काम नहीं है तो इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ, अदरवाइज तो छोड़िए। आपने डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया में किसी ने अंतर पूछा था। देखो अगर मैं बात करूं डिस्ग्राफिया की तो वो लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित है, डिस्प्रैक्सिया जो है वो आपके मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, पेन पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, टाई बांधने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बटन लगाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, शू लेसेस बांधने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट मीन्स जो मोटर एक्टिविटीज होती है ना, जिनमें आपकी फिजिकली एक्टिविटी करते हो आप गत्यात्मक, उनमें प्रॉब्लम होती है डिस्प्रैक्सिया में, ठीक है बात? तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। आउट ऑफ 11 कितने ठीक किए आपने वो आप कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा सेशन देखने के बाद। बाकी जितने लोग बता रहे हैं 7 आउट ऑफ 7, अच्छा आपने बाद में ज्वाइन किया होगा। कल मिलेंगे 9 बजे। 11 आउट ऑफ 11 कौन है ये? दिव्यांशु निरंजन, बहुत बढ़िया। सीटेट एग्जाम जब भी होगा पता चल जाएगा ओम प्रकाश जी, मैं वीडियो बना दूंगी, आप लोग उसको लेकर के टेंशन में ना लें, ना रहें, तैयारी करते रहिए, जो पढ़ा है उसको परमानेंट करते रहिए, उतने ना अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ठीक है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। खाना रेडी है? बिल्कुल सही है काजू सही है, सही है। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। वो सीटेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वही है जो पहले था, उसमें 5 ही तारीख डेट लगी हुई है, बस उसको अपडेट करके ऊपर डाल दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको लेकर के कोई अंदाजा ना लगाएं, वेबसाइट को लेकर अभी कुछ नहीं है वहां, क्लियर? ठीक, टेक केयर, टड़ा, मिलते हैं कल। अभी भी जितने लोग लाइव है ना, लाइक नहीं करते हो, मतलब बराबर का रेशो रखा करो यार, 6,500 लोग देख के गए हैं, ऐसे 6,000 भी लाइक नहीं करते हो, कितने दुख की बात है। चलो गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, कोरोना से बच के रहिए, ठंडी चीजें खाने से